तो मित्रों, आज का मेरा टॉपिक सिद्धांत ज्योतिर्गणित में से त्रिप्रश्नाधिकार चैप्टर से शंकु से दिशा ज्ञान ज्ञात करना। तो शंकु को जब हम एक समतल भूमि में रखते हैं तो उसकी छाया बनती है। यदि सूर्य पूर्व में है, अर्थात सुबह उदय होते वक्त से लेके 12 बजे दोपहर तक, तो छाया पश्चिम में बनती है। और दोपहर के बाद से लेके शाम तक सूर्य पश्चिम में होता है तो छाया पूर्व में बनती है। अभी जो हम केस ले रहे हैं इस डायग्राम में, वो सूर्य पूर्व में है तो छाया पश्चिम में है। तो जो टॉपिक है उसका नाम है दिग्ज्ञान माह, अर्थात दिशा ज्ञान। पहला मेथड है शंकु मेथड। ये शंकु अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी के ज्योतिर्विज्ञान विभाग के छत पे बना हुआ है। एक बड़ा सा गोल चबूतरा बनाया जाता है जिसके बीच पे एक शंकु, शंकु मतलब यहाँ पे एकदम शंकु आकार नहीं होता, बल्कि एक रॉड होती है, मेटेलिक रॉड 12 अंगुल की होती है, और उसको यहाँ पे लगाया गया है। अब सुबह से लेके शाम तक में कभी भी आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस शंकु की जब सूर्य पूर्व में है तो पश्चिम में यहाँ पे छाया बन रही है। इसी को मेजर करना होता है कि ये जो छाया बन रही है वो किस वक्त इस गोले के अंदर प्रवेश कर रही है। क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो उसकी छाया बहुत दूर तक जाती है। तो 12 अंगुल का लंबाई का जो शंकु है और 12 अंगुल त्रिज्या का जो आपने वृत्त बनाया है, उस 12 अंगुल के बाहर चली जाती है। तो आपको वेट करना पड़ेगा जब सूर्य इतना ऊपर आ जाए कि उसकी छाया घटते घटते इस गोले में प्रवेश करने लगे, तो आपको टाइम मेजर करना है। उसका लेंथ 12 अंगुल हो चुका होगा, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उस रेखा पे जो हम मानते हैं। उस दिन हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं जिस दिन 21 मार्च होता है। तो वो स्पष्ट पूर्व पश्चिम रेखा होती है। उस रेखा पे हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। जहां पे परपेंडिकुलर या लंब गिरता है वहां से शंकु की मूल अर्थात जहां पे गड़ा है वहां तक की दूरी को कोटि कहते हैं, लंब को भुज कहते हैं, और जो छाया है उसको छाया कर्ण कहते हैं। तो छाया का नाम छाया कर्ण है। जो लंब है वो उसको भुज या तात्कालिक क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि क्रांति लगातार चेंज होती रहती है। 21 मार्च को 0 होती है, 22 जून को ये मैक्सिमम 24 डिग्री पहुंचती है, और उसके बाद फिर से घटने लगती है। ये आपको पहले ही से पता है। तो चलिए इस मेथड को पढ़ते हैं। जल से सुषमीकृत अर्थात समान की हुई भूमि में ईस्ट प्रमाण 12 अंगुल का वृत्त बनावें, जिसके केंद्र में 12 अर्थात 12 अंगुल नाप का शंकु स्थापित करें। उसकी छाया पूर्वाह्न में वृत्त को जहां प्रवेश करे, देखिए प्रवेश वर्ड यूज किया है क्योंकि पूर्वाह्न अर्थात सुबह से दोपहर के बीच में लंबी छाया बनती है जो कि गोले के बाहर होती है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है वो छाया छोटे होते हुए गोले के अंदर प्रवेश करेगी। उसी वक्त आपको ये लंब डालना है जब वो गोले के परिधि पे हो। तो उसकी छाया पूर्वाह्न में वृत्त को जहां प्रवेश करे, जो कि पश्चिम होगी, क्योंकि पूर्व में सूर्य तो पश्चिम में उसकी छाया, तथा अपराह्न में अर्थात दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर शाम तक में अपराह्न में जहां निर्गत हो। अब सूर्य जब दोपहर 12 बजे के बाद इधर आ जाएगा पश्चिम की तरफ, तो छाया पूर्व की तरफ चली जाएगी। तो अब वो छाया दोपहर 12 बजे के बाद तो जस्ट शंकु के नीचे बनेगी छोटी सी, और जैसे जैसे शाम का वक्त बढ़ता जाएगा वो छाया बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो गोले को फिर से छुएगी और इस बार बाहर निकलने का प्रयत्न करेगी। इसीलिए लिखा है कि अपराह्न में जहां निर्गत हो, निकल रही हो। अब सूर्य पश्चिम में तो छाया पूर्व में। उन बिंदुगत रेखा की दिशा में पूर्व पश्चिम स्थूल अर्थात अशुद्ध दिशा होती है। तो उन बिंदुओं को आप टिक कर लें जब छाया ने परिधि को छुआ अंदर आते हुए,
जब छाया ने परिधि को छुआ बाहर जाते हुए और वो एक रेखा खींच ले उन दोनों बिंदुओं के बीच में, वो पूर्व पश्चिम स्थूल मान है, स्थूल दिशा है। स्थूल का मतलब अशुद्ध है, वो पूर्णतया शुद्ध नहीं है, क्योंकि पता नहीं आपने वर्ष के किस दिन ये काम किया है। और आप ये जानते हैं कि वर्ष में सिर्फ एक ही दिन ऐसा आता है, 21 मार्च। 2 दिन आप कह लीजिए, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब संपात बिंदु पे सूर्य होता है तब वो एग्जैक्ट पूर्व पश्चिम होता है, क्योंकि उस दिन दिन रात बराबर होते हैं। इसी को हमने यहाँ लिखा है, सिर्फ संपात के दिन सूर्य स्पष्ट रूप से पूर्व और पश्चिम दिशा में होता है, बाकी के दिनों में वह लगातार नाड़ी वृत्त से दूर होता जाता है। इसी को हम क्रांति कहते हैं। ये इस डायग्राम में दिखाया गया है, क्योंकि सूर्य इक्लिप्टिक अर्थात क्रांति वृत्त पे चल रहा है और नाड़ी वृत्त उसके 24 डिग्री के अंतर पे होती है, लेकिन 21 मार्च अर्थात वर्नल इक्विनॉक्स बसंत संपात और 23 सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स और शरद संपात, इन दिनों में वो नाड़ी वृत्त के साथ क्रांति वृत्त के साथ नाड़ी वृत्त पे भी होता है, और इस कारण दिन रात बराबर हो जाते हैं और पूर्व पश्चिम दिशा सूर्य जहां उदित होता है वो स्पष्ट पूर्व होता है और जहां अस्त होता है वो स्पष्ट पश्चिम होता है। ठीक। बाकी के 2 दिन के अलावा, इन 2 दिनों के अलावा हमेशा जो पूर्व पश्चिम होता है वो स्थूल मिलता है, अस्पष्ट मिलता है, स्पष्ट नहीं मिलता है। और सबसे ज्यादा डिफरेंस मिलेगा किस दिन? जब वो 22 जून को होगा और 22 दिसंबर को होगा। वो 22 जून को सबसे ज्यादा डिस्प्लेस्ड होगा, उस दिन दिन सबसे बड़ा होगा, पूर्व की दिशा स्पष्ट पूर्व से स्थूल वाले की दूरी सबसे ज्यादा होगी, और यही स्थिति दिसंबर में होगी, 22 दिसंबर को। तो बाकी के दिनों में कैसे हम निकालें कि पूर्व पश्चिम एग्जैक्ट कहां पे है, उसी को हम आज पढ़ा रहे हैं। अब जिस समय छाया प्रवेश तथा निर्गम करती है उस समय की सूर्य की क्रांति की ज्या साबित करें। सूर्य की क्रांति, अब क्रांति तो डिफरेंट डिफरेंट होगी, 0 से लेकर 24 तक कुछ भी हो सकती है, उसकी ज्या का साधन करें, साइन का साधन करें, साइन थीटा को ज्या कहते हैं, तथा उनके अंतर को छायाकरण से गुणा करके लंबज्या से विभाजित करने से प्राप्त लब्धि फल तुल्य पश्चिम बिंदु को उत्तरायण होने पर स्थूल पश्चिम छाया बिंदु को इतने अंगुल मान से उत्तर की तरफ सरका दें। ये लैंग्वेज टफ है, इसको हम समझा देते हैं। सूर्य की छाया बनी, सूर्य पूर्व में है, पश्चिम में यहाँ पे छाया बनी, इसने इस वृत्त को यहाँ पे छुआ, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, 21 मार्च को खींची गई रेखा पे इसने यहाँ पे टच किया। अब जहां पे इसने टच किया वहां से शंकु के मूल तक जो रेखा खींची वो कोटि कहलाएगी। अब ये कोटि के कितने नाम है? इसी को लंबज्या भी कहते हैं। और जो ये लंब था, जो लंब ड्रॉप किया, अब यही डायग्राम 2 जगह बना, एक तो इधर, और जब सूर्य पश्चिम में आएगा तो ये छाया इधर जाएगी पूर्व की तरफ। तो हमने दोनों डायग्राम बना दिए हैं, सूर्य सिर्फ एक तरफ है लेकिन डायग्राम दोनों है। जब पूर्व में सूर्य था तो छाया इधर थी, तो एक ट्रायंगल इधर बना। जब यही शाम तक पूर्व से पश्चिम में सूर्य आ जाएगा तो पूर्व में ऐसी ही छाया बनेगी, उसका डायग्राम भी बना है। दोनों जगह मान लिख दिए हैं। तो कोटि क्या है? ये लंबी वाली लाइन सेंटर से लेके वहां जहां तक लंब है वो कोटि है, लंबज्या है। और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जहां पे छाया ने वृत्त को छुआ, वहां से स्पष्ट पूर्व पश्चिम रेखा पे, उसको कहते हैं भुज, उसी को कहते हैं पूर्व क्रांतिज्या, तात्कालिक। ठीक। और जहां पे दोनों छाया ने छुआ है वो स्थूल या अशुद्ध पूर्व पश्चिम है, उनको जोड़ने वाली रेखा को छायाकर्ण कहते हैं। शंकु के मूल बिंदु से परिधि तक वो त्रिज्या कहलाती है। तो इस तरह से आपने इस वृत्त को समझ लिया। अब उसी का मान यहाँ बताया गया कि जिस समय छाया प्रवेश तथा निर्गम करती है उस समय की सूर्य की क्रांति की ज्या साधित कर लें, अर्थात यही भुज निकाल लें, तथा उनके अंतर को छायाकरण से गुणा करके अब क्या करना है कि जब आपने सुबह निकाला, सुबह के टाइम में मतलब दोपहर 10 बजे 9 बजे इस तरह से, और फिर शाम को निकाला 3 बजे या 2 बजे, तो आपको 2 भुज प्राप्त हुए, एक इस तरफ और एक इस तरफ, लेकिन दोनों भुज में थोड़ा सा अंतर होगा।
सुबह और शाम वाले में अंतर होगा। और ये जो अंतर है, इसी को हम यहां बोल रहे हैं अंतर को छायाकरण से गुणा करके। तो वो जो अंतर निकला, पश्चिम क्रांतिज ज्या माइनस पूर्व क्रांतिज ज्या, ये ज्या को ही भुज कह रहे हैं। तो पश्चिम में जो भुज बना माइनस जो पूर्व में भुज बना, उसका अंतर को गुणा किया छायाकरण से। इसकी त्रिज्या जो शंकु से और इसकी परिधि का है, जो कि आपको पता है कि आपने वृत्त तो पहले ही से बता दिया कि 12 अंगुल का है, तो उस छायाकरण से गुणा करके अब ये जो रिजल्ट आया उसको भाग देना है लंबज्या। और लंबज्या कोटि हमने पहले ही बता दिया है, शंकु के मूल से जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, लंब ड्रॉप हुआ, उस लंबज्या से भाग देंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो आपको फल मिलेगा, उसी को कहते हैं छाया अग्रांतर। छाया का टिप जो अंगुल में अपनी स्पष्ट रेखा से शिफ्ट हो गया है। कितना शिफ्ट हुआ है वही आपको अंगुल में मान प्राप्त हुआ। अगर 2 अंगुल प्राप्त हुआ है तो आप क्या करें, इस पश्चिम बिंदु को 2 अंगुल परपेंडिकुलरली पीछे शिफ्ट करा दें, ठीक। और यहां वाली रेखा को 2 अंगुल यहाँ पे, और वो आप देखेंगे कि वो ओवरलैप कर जाएगा स्पष्ट पूर्व पश्चिम, क्योंकि ये जो छाया का अग्रांतर मिला है वो वैल्यू वही है जो उस दिन तक संपात दिन के से आगे सूर्य आने पे इतना शिफ्ट हुआ है, वही मान आपको प्राप्त हो गया है। वापस पीछे आ जाएंगे तो स्पष्ट पूर्व पश्चिम पे आ जाएंगे, ठीक। तो ये हम आगे पूरा पढ़ देते हैं। लंबज्या से विभक्त करने से प्राप्त लब्धि फल तुल्य पश्चिम बिंदु को उत्तरायण होने पर स्थूल पश्चिम छाया बिंदु को इतने अंगुल मान से उत्तर की तरफ सरका दें। मतलब अगर सूर्य उत्तरायण है तो उत्तर की तरफ सरका दें। उत्तरायण में उत्तर, क्योंकि जब उत्तरायण होगा तो उसकी छाया यहां कहीं बनेगी नीचे। उत्तरायण में जो छाया बनेगी वो नीचे बनेगी, उसको उत्तर की तरफ सरका दें। और अगर सूर्य दक्षिणायन है तो दक्षिण की तरफ सरका दें। यह कर देने से स्पष्ट पश्चिम प्राप्त होता है। इसी प्रकार पूर्व छाया अग्रा को भी सरका दें, और ये पूर्व में जो छाया अग्रा बनी है इसको भी उतना ही मान इधर सरका दें तो पूर्व पे आ जाएगी, तो स्पष्ट पूर्व प्राप्त हो जाएगा। यही आपकी पूर्वापर रेखा को हम क्या कहते हैं, पूर्व पश्चिम रेखा कहते हैं, पूर्वापर कहते हैं, या दिक् सूत्र भी कहते हैं इसी को, अर्थात पूर्व पश्चिम रेखा या दिशा है। इसके मध्य बिंदु से एक लंब उत्तर दक्षिण या याम्योत्तर दक्षिणोत्तर रेखा होगी। अब क्या किया, आपको आपको पूर्व पश्चिम रेखा मिल गई पूर्वापर, तो अब शंकु हटा दें और इस रेखा पे एक मध्य बिंदु पे जहां पे शंकु रखा था वहां पे लंब डाल दें। तो लंब डालते ही वो क्या होगी, नॉर्थ साउथ हो जाएगी, दक्षिणोत्तर रेखा मिल जाएगी। दक्षिणोत्तर के लिए फिर आपको छाया शंकु की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है पूर्व पश्चिम पे लंब होता है, तो लंब डाल दें मध्य बिंदु पे, आपको दक्षिणोत्तर रेखा भी मिल जाएगी। तो ये दिशा का ज्ञान आपने कर लिया और इसमें मैथमेटिक्स आपने यूज किया है, तो ये एकदम स्पष्ट मिलेगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। फार्मूला भी हमने लिख दिया है, छायाग्रांतर अंगुल में पश्चिम क्रांतिज्या माइनस पूर्व क्रांतिज्या, अंतरमान को छायाकरण से गुणा करें और फिर उस गुणनफल को भाग दें लंबज्या से। दिक् सूत्र या पूर्वापर रेखा तथा शंकु छायाग्र जहां वृत्त परिधि पर पड़ता है उसके मध्य की दूरी भुज अर्थात दो, भुज का एक और नाम है, उसका दौ भी कहते हैं, दौ। इसके वर्ग का शंकु छायाग्र के वर्ग से अंतर का वर्गमूल कोटि या लंबज्या होती है, जो पूर्वापर रेखा में होती है। देखिए ऐसे देखने में टफ लग रहा, बट ये सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे हैं। क्या है ये, आपने देखा एक त्रिकोण बन गया, इस त्रिकोण में आपको पता है जो कर्ण होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होगा कोटि का वर्ग धन भुज का वर्ग। बहुत ही आसान है, पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा है कर्ण का वर्ग बराबर कोटि का वर्ग धन भुज का वर्ग। तो अगर हमें कोटि निकालनी है तो क्या करेंगे, तो कोटि बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वर्गमूल निकालेंगे किसका, शंकु छाया का स्क्वायर माइनस छाया दव का स्क्वायर। दव तो पुराना नाम है तो हमने नीचे लिख दिया, कोटि बराबर अंडर रूट ऑफ
छाया कर्ण का स्क्वायर माइनस भुज का स्क्वायर। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में साफ शब्दों में लिखा है कि अगर हमें कोटि निकालनी है तो अंडर रूट ऑफ ये छाया कर्ण का स्क्वायर करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे भुज का स्क्वायर। ठीक, और ये पाइथागोरस थ्योरम है। आगे है, इसी पूरब पश्चिम रेखा को पूर्वापर रेखा कहते हैं, पर इसी रेखा से सममंडल वृत्त की भी बनता है, तथा दक्षिणोत्तर रेखा जो आपने अभी निकाल ली लंब डाल के, उसी से याम्योत्तर वृत्त भी बनता है। तो अब इसको यहां डायग्राम में समझ लें। पूर्व तथा पश्चिम बिंदुओं से होता हुआ पूर्वापर वृत्त ईस्टवर्ड, जिसको सममंडल या आइसोस्फीयर कहते हैं। तो कंफ्यूज न हो, जो पूर्व और पश्चिम दिशा है, इनको डायरेक्ट हम पृथ्वी के तल पे मिला देते हैं, हॉरिजॉन्टल सीधे लाइन, तो उसे हम पूर्व पश्चिम या पूर्वापर रेखा कहते हैं। लेकिन उसे हम पूर्वापर सममंडल या आइसोस्फीयर नहीं कह सकते, क्योंकि वहां स्फीयर वर्ड यूज हो रहा है और आप तो रेखा की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, पूर्व पश्चिम को मिलाने वाली रेखा को पूर्वापर रेखा कहते हैं। पर उन बिंदुओं को अगर आकाश से होते हुए एक गोला बनाएं, आपके सर के ऊपर से ब्रह्मांड को लेते हुए गोला बनाएं, तब पूर्व पश्चिम रेखा को हम पूर्वापर सममंडल या आइसोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि ये अब एक गोला बन गया और ये गोला शुरू हो रहा है पूर्व से और खत्म हो रहा है पश्चिम में। आधा गोला बनेगा, पूरा नहीं। तो आप समझ गए, पूर्वापर रेखा और पूर्वापर वृत्त में अंतर है। उसी तरह से उत्तर दक्षिण बिंदु से एक वृत्त, जिसको याम्योत्तर वृत्त कहते हैं। तो इसी तरह से ये उत्तर और दक्षिण रेखा आपने डायरेक्ट स्केल लगा के खींच दिया पृथ्वी के तल पे, तो ये दक्षिणोत्तर रेखा कहेंगे, लेकिन इसे याम्योत्तर वृत्त नहीं कह सकते, क्योंकि उसके लिए क्या होगा, गोला बनाना पड़ेगा आधा। नॉर्थ से शुरू होगा, खगोल वृत्त की तरह से ऊपर आसमान से होता हुआ दक्षिण पे खत्म होगा, यह आधा गोला बनेगा। इसी को हम याम्योत्तर वृत्त कहते हैं। अगर नीचे नादिर से भी पूरा कर दें तो पूरा वृत्त बन जाएगा। तो नॉर्थ साउथ होते हुए जो गोला बनता है उसे याम्योत्तर वृत्त, पूर्व पश्चिम होता हुआ जो पूरा गोला बनता है वो पूर्वापर वृत्त या सममंडल वृत्त या आइसोस्फीयर कहते हैं। समझ गए? तो याम्योत्तर वृत्त का नाम सेलेस्टियल मेरिडियन या वर्टिकल सर्किल गोइंग थ्रू नॉर्थ साउथ कार्डिनल पॉइंट, इंग्लिश में ऐसा कहते हैं। तो जब सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा होता है, सुबह पूर्व में उदित हुआ, पश्चिम में अस्त होगा, तो जब उदय होते वक्त जो लग्न लगी होती है उसे हम उदय लग्न कहते हैं। वो उस दिन की शुरुआत की लग्न मानी जाती है और यहीं से हम निकालते हैं, लग्न साधन करते हैं कि सुबह जब सूर्य उदित हो रहा था तो ये लग्न थी, जन्म के वक्त क्या होगी। तो आपने क्या पूरा प्रोसीजर किया था, अभी पीछे हमने आपको पढ़ाया था। ठीक, तो ये उदय लग्न हो गई। सूर्य जब एकदम 12 बजे सर पे होता है और याम्योत्तर वृत्त को क्रॉस कर रहा होता है, लांघ रहा होता है, तभी इसको याम्योत्तर लंघन कहते हैं। ये 2 मिनट का टाइम लेता है इस रेखा को लांघने में, और तब उस समय जो लग्न होती है उसे हम मध्य लग्न कहते हैं। ये ये शब्द हमने यहाँ पे मध्य लग्न लिखा है, इसका मतलब लग्न यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। लग्न तो यहीं पे है। जब सूर्य याम्योत्तर लंघन कर रहा है तो जो लग्न पूर्व दिशा में है, उदित हो रही है, उसको मध्य लग्न कहते हैं। लिख यहाँ दिया गया है क्योंकि सूर्य की पोजीशन यहाँ है। और शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा है तो हम अस्त लग्न कहते हैं। तो अब लग्न यहाँ नहीं है वो अस्त वाली, अभी भी वो पूर्व में ही है। जब सूर्य यहाँ अस्त हो रहा है तो जो पूर्व दिशा में लग्न उदित हो रही है या प्रेजेंट है आधी अधूरी, वो अस्त लग्न है, याद रखिए। तो जैसे कि ये जेनिथ पॉइंट सबसे अपने सर के एकदम ऊपर होता है जहां पे याम्योत्तर लंघन होता है, उसी के जस्ट अपोजिट नादिर या पाताल बिंदु होता है, इसे अधो बिंदु के नाम से भी जानते हैं। अब दिशा निकालने का ये तो मैथमेटिकल मेथड था। आसान मेथड एक ध्रुव तारा मेथड है। तो ध्रुव तारा उत्तर की ओर होता है, ये सबको पता है।
अतः उसकी ओर उत्तर दिशा तथा उसके विरुद्ध दिशा में दक्षिण दिशा होती है। इस प्रकार दक्षिणोत्तर रेखा के अर्ध बिंदु के ऊपर जो लंब रेखा होगी वही वास्तव पूर्वापर या ईस्ट वेस्ट रेखा होती है। इस प्रकार से भी हम प्रकारांतर से पूर्व पश्चिम रेखा का ज्ञान कर सकते हैं। प्रकारांतर वर्ड इसी यूज किया गया है। यह प्राचीन मेथड है, जब हम लोग मैथमेटिक्स में स्मार्ट नहीं थे तब सिंपल हम ध्रुव तारा को देख के प्रेडिक्शन करते थे, देख लेते थे कि दिशा किधर है। बहुत साल पहले नाविक लोग भी ध्रुव तारा का ही उपयोग करते थे। तो यह पृथ्वी बनी हुई है और आप देख सकते हैं ध्रुव तारा उत्तर में है, तो हमने देखा कि ये उत्तर दिशा इधर है, तो जस्ट उसके अपोजिट दक्षिण होगी। हमने एक रेखा खींच लिया और फिर उस रेखा के मध्य में एक लंब डाल दिया 90 डिग्री पे। ठीक, जैसे ही लंब डाला तो हमने देखा कि जो मेरा, अगर हम उत्तर की तरफ मुंह रखते हैं तो मेरा जो दायां हाथ आता है वो पूर्व दिशा हो गई, लंब का वो हिस्सा जो दाईं तरफ है वो पूर्व हो गया, अब बाईं तरफ जो पड़ेगा वो पश्चिम हो गया। तो ये एक स्थूल मेथड है ध्रुव तारा को केंद्रित। इस तरह से आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण निकाल लेते हैं। जेनिथ को खास स्वस्तिक भी कहते हैं, यहां पे दिया गया है। ईस्ट छायाकरण मेथड, ये हेडिंग चेंज कर दी गई है लेकिन पहले ही मेथड में हम ये आपको पढ़ा। तीसरा मेथड ईस्ट छायाकरण मेथड कुछ अलग नहीं है। इसमें हम ईस्ट छायाकरण भुज तथा कोटि से निर्मित त्रिभुज के कर्ण के तुल्य जहां ईस्ट छाया होती है वहां कोटि पूर्वापर होती है। बहुत ही सिंपल है। ये एक्चुअली में तीसरा मेथड पहले वाले मेथड का सिर्फ आधा हिस्सा बताया गया, क्योंकि ये अशुद्ध या स्थूल मेथड बता रहा है। इसमें इन्होंने फार्मूले का उपयोग नहीं किया है। तो उसी तरह से ईस्ट छायाकरण, आप एक शंकु रखेंगे, सूर्य की छाया बनेगी, पश्चिम दिशा में छाया बनेगी, जहां परिधि को टच करे बिंदु लगाएंगे, पूर्व में जब टच करे तो उसको बिंदु लगाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो वही लिखा है कि वहां पे जो कोटि निकलेगी, लंब डालने पे जो कोटि बनी, वही पूर्वापर अर्थात पूर्व पश्चिम रेखा है। पर इसमें फार्मूला नहीं यूज किया गया है। तो अगर एग्जाम में आपको आता है कि सिर्फ स्थूल रूप से आप पूर्व पश्चिम बता दें तो ईस्ट छायाकरण मेथड बनाएंगे, बिना फार्मूले का लिख देंगे। पर वो कहते हैं कि एकदम स्पष्ट मान देना है तो जो हमने पहला मेथड बताया वो पूरा फार्मूले सहित लिखेंगे, डायग्राम यही रहेगा। और फिर एक प्रकारांतर से मेथड है, दूसरा मेथड प्राचीन मेथड, जिसमें हम सिर्फ ध्रुव तारा को देख के बता देते हैं दिशाएं क्या है। तो ये दिशा को बताने के 3 मेथड हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला ही है। अब जो अगला टॉपिक आता है नतांश, उन्नतांश और दिगंश के बारे में आता है कि ये क्या है। इनको हम अल्टीट्यूड एंड एजीमथ भी कहते हैं। तो क्षैतिज समतल या हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक क्षैतिज वृत्त बनाएं। प्रेक्षक का शिरोबिंदु जेनिथ जेड क्षैतिजिक समतल से समकोण बनाएगा। तो सीधी सी बात है कि आप जमीन पे बैठ गए, ओ पे, यही प्रेक्षक है। आप सेंटर ओ पे बैठे हैं, आप ही प्रेक्षक हैं। तो आपके सर के ऊपर जो जेड पॉइंट है इसे शिरोबिंदु या जेनिथ कहते हैं, अभी हमने बताया है। और अपने चारों तरफ एक गोला बना लिया, क्षैतिज समतल। अब उस गोले का जो परिधि है, परिधि से आपकी जो दूरी है वो तो त्रिज्या हो गई, और ये त्रिज्या और आपके सर के ऊपर जो शिरोबिंदु है उसको मिलाने वाली रेखा, ये दोनों एक दूसरे पे लंब होंगे। जाहिर सी बात है कि आपके सर के ऊपर एक रेखा गई है और एक रेखा आपके वृत्त की तरफ गई है, वृत्त की परिधि पे गई है। तो वो दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री होंगी। यही यहां लिखा है कि समकोण बनाएगा। यहां एस कोई तारा या ग्रह है और यहाँ पे ये समकोण तो बन गया। अब जब जेड, क्योंकि ये पृथ्वी की बात कर रहे हैं, एक गोला बनाएंगे जेड से होता हुआ और उस त्रिज्या को, वो जो हॉरिजॉन्टल गोला बना है, सर्कल बना है, उसको क्रॉस करता हुआ नादिर या पाताल बिंदु को जाता। ठीक, ये एक्चुअली में पृथ्वी ही है। पृथ्वी पे आप बैठे हैं और पृथ्वी के चारों तरफ एक खगोलीय वृत्त है।
तो आपके सर के ऊपर शिरोबिंद और पृथ्वी की गोलाई आपके क्षैतिज नजर आ रही है। अब शिरोबिंदु से पाताल की तरफ एक गोला खींचते हैं, माना कि उसी पे कोई ग्रह या तारा है जिसका नाम एस है, यही यहां लिखा है। क्षैतिज समतल पर एक क्षैतिज वृत्त बनाएं, प्रेक्षक का शिरोबिंदु जेड क्षैतिजिक समतल से समकोण बनाएगा। यहाँ एस कोई तारा या ग्रह है। जब हम एक चाप द्वारा जेड को एस से मिलाते हुए नादिर या पाताल वाई तक जाते हैं, तो वह चाप क्षैतिजिक वृत्त को एम बिंदु पर काटेगा। यहाँ एस एम ग्रह का उन्नतांश है, अल्टीट्यूड है। उत्तर की ओर से क्षैतिजिक महावृत्त हॉरिजॉन्टल ग्रेट सर्किल पर स्थित एन से एम तक दिगंश या एजीमथ है। ठीक, तो आप देख लिए कि आप जहां बैठे हैं आपके सर के ऊपर जेड है, शिरोबिंदु, पाताल की तरफ वाई या पाताल बिंदु है, और आपने जेड से होते हुए एक वृत्त खींचा, जेड से नादिर की तरफ, पाताल की तरफ, और उस ग्रह को उसमें सम्मिलित किया, ग्रह या तारा को। वो वृत्त जरूर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को कहीं काटेगा एम पे। तो एस से एम की दूरी उस ग्रह या तारे से जो हॉरिजॉन्टल, जैसे विषुवत रेखा को जहां पे काटेगा, वो दूरी है उन्नतांश। और उस पॉइंट को, उन्नतांश जो एम पॉइंट है, उसको उत्तर दिशा से नापेंगे तो वो आएगा दिग्गंश, एजीमथ। ठीक, और ग्रह या तारे से ऊपर की तरफ आपके सर के ठीक ऊपर जो जेड पॉइंट है, शिरोबिंदु, वहां तक की दूरी है नतांश। इस डायग्राम में आपको तीनों चीज समझ में आ रहा। ग्रह या तारे से ठीक ऊपर आपके सर के ऊपर तक की दूरी नतांश है। ग्रह या तारे से ठीक नीचे की दूरी, जहां पे नाड़ी वृत्त मान ले या विषुवत रेखा मान ले, वहां तक की उन्नतांश है। और जहां उन्नतांश ने छुआ है विषुवत वृत्त को, वहां से उत्तर दिशा तक की दूरी दिगंश है। और ये सारी दूरियां डिग्री में है। अब अगर हम ये कहें कि सूर्योदय के समय सूर्य का उन्नतांश या उन्नतांश कितना होगा, तो आप कहेंगे 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि सूर्य अभी बस उदय हुआ ही है। तो वो उदय हुआ है, इसका मतलब वो विषुवत रेखा के ठीक सामने है, तो उन्नतांश 0 हो गया। क्यों? क्योंकि उन्नतांश का मतलब होता है अल्टीट्यूड, ऊंचाई। और ऊंचाई किस मान में? डिग्री के मान में। पर अभी तो ऊंचाई उसने कवर ही नहीं किया, कुछ भी नहीं चढ़ा है सूर्य, अभी तो बस उदय होना शुरू हुआ है। तो उस समय उन्नतांश 0 होगा। तो फिर नतांश कितना होगा? तो आप कहेंगे नतांश इस समय पूरा 90 डिग्री है। क्यों? उन्नतांश 0 है। जबकि दोपहर के समय जब सूर्य याम्योत्तर तल या मेरिडियन प्लेन या ऊर्ध्वा तल को पार करता है, तो वह याम्योत्तर शिरोबिंदु या मेरिडियन कस्प पर होता है, तब सूर्य का उन्नतांश 90 डिग्री होता है। तो जब सूर्य चढ़ 12 बजे पहुंचा दोपहर के, तो आपके सर पे आ गया। अब उन्नतांश कितना होगा? तो पूरा चढ़ चुका है, इससे ज्यादा ऊंचाई वो चढ़ नहीं सकता, तो 90 डिग्री। अब उन्नतांश अगर 90 डिग्री है, तो नतांश क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसीलिए कहते हैं उन्नतांश और नतांश का सम जो आता है वो 3 राशि होती है। और 3 राशि का मान आपको पता है 90 डिग्री होता है। क्योंकि 3 राशि, एक राशि का मान 30 डिग्री, तो 3 राशि का 90 डिग्री। तो सिर्फ उन्नतांश निकालना है, तो 3 राशि में से नतांश को घटा दें तो आपको उन्नतांश मिल जाता है। अब यहाँ ये लिखा है कि एक दिशात्मक यूनिडायरेक्शनल दिगंश 0 से 360 अंश तक होता है और क्षैतिजिक दीर्घवृत्त के सर्वोच्च उत्तरीय बिंदु से नापा जाता है। तो जो ये दिगंश नापते हैं नॉर्थ से, जहां पे ग्रह या तारे का लंब पड़ा है विषुवत रेखा पे या नाड़ी वृत्त पे, तो ये जो दिगंश है ये हमेशा नॉर्थ से नापा जाता है। हो सकता है ये ग्रह या तारा यहाँ पे आ जाए, इधर से निकले, तो ये फिर दूरी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, लगभग लगभग आप मान लीजिए 90 से ज्यादा 135 आ सकती है, 170 आ सकती है। और जब 180 आएगी तो एकदम नॉर्थ से अपोजिट साउथ पे वो ग्रह, मतलब यहाँ पे कहीं ग्रह है, उसका लंब पड़ा साउथ पे। ठीक, और उसी तरह से ये ग्रह पीछे भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो क्या है ना कि नॉर्थ से ही मेजर करते हैं और ऐसे पूरे गोलाई में मेजर कर लेते हैं। तो मतलब दिगंश नापने का तरीका यूनिडायरेक्शनल होता है।
नॉर्थ से शुरू करते हैं, साउथ से होते हुए, वेस्ट से होते हुए वापस नॉर्थ आते हैं, 360 डिग्री में कोई भी मान हो सकता है। अब जो भी ऊपर हमने बताया, इसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है नामों के कारण, तो उसको हमने नोट में लिख दिया। बहुत सी जगहों पर एक ही शब्द को कई अन्य नामों से लिखा गया है, जैसे ख स्वस्तिक, इसी को जैनिथ कहते हैं, इसी को ऊर्ध्व कहते हैं, इसी को शिरोबिंदु कहते हैं। अधा स्वस्तिक, इसी को नादिर कहते हैं, पाताल कहते हैं, अधा बिंदु भी कहते हैं। आकाशीय अक्षांश, उसी को हम सर कहते हैं, उसी को हम विक्षेप कहते हैं, उसी को सेलेस्टियल लैटिट्यूड भी कहते हैं। क्रांतिपात को ही संपात कहते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, बसंत तथा शरद। तो जब भी क्रांतिपात बोले तो एक्चुअली में वो दोनों को एक साथ बोलना चाहते हैं, बसंत और शरद संपात। अब पात का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जहां पे ग्रह नक्षत्र या तारा है उसका परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने नाड़ी वृत्त पे। कभी कभी ये मान देता है और कभी कभी जीरो। जब जीरो मान दे तो इसका मतलब संपात हो गया, और जब जीरो के अलावा मान दे तो इसका मतलब ग्रह नाड़ी वृत्त से दूर चला गया है। तो पात वर्ड को क्यों यूज किया गया वो भी हमने लिख दिया। पात का अर्थ पतन से है, अर्थात पतन का अर्थ मिलन से है। जिस प्रकार क्रांति मंडल तथा नाड़ी मंडल के मिलान बिंदु को क्रांतिपात या संपात कहा है, अब संपात में भी मेषारंभ पे पड़ता है तो बसंत। उसी प्रकार क्रांति वृत्त तथा स्तर मंडल, ग्रह मंडल का संपात सरपात कहलाता है। तो किन्हीं भी दो स्थितियों में दो ग्रहों का या आप समझ लीजिए कि पृथ्वी और किसी अन्य ग्रह, तारा या सूर्य का जो भी परपेंडिकुलर नाड़ी वृत्त पे पड़ेगा वो पात है, और ये कभी जीरो और कभी अपने मैक्सिमम वैल्यू। तो आज का टॉपिक इतना ही था। जी सर। सर आज थोड़ी संतुष्टि मिली।